हाय एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे ऑफ कोर्स। आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लेक्चर सेकंड लेक्चर है। आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन ऑब्वियसली। एंड आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं स्टूडेंट्स? एक तो हम आपका किंगडम प्रोटिस्टा पूरा कवर करेंगे, ठीक है। वी विल बी कवरिंग कंप्लीट किंगडम प्रोटिस्टा। जस्ट वेट अ सेकेंड ना, मैं एक बार स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ बिकॉज मुझे ये सारे नोट्स चाहिए होंगे। आप लोगों को नोट्स चाहिए होते हैं ना लास्ट में, ठीक है। तो चैप्टर नेम टॉपिक नेम कई बार ही नहीं जाता, सो इसलिए मैं इनके भी स्क्रीनशॉट्स ले लेती हूँ। ऑलराइट, सो हम ना पूरा प्रोटिस्टा आज ख़त्म कर लेंगे और प्रोटिस्टा के हम जनरल कैरेक्टर्स भी देख लेंगे एक बारी, और क्या कहते हैं क्लासिफिकेशन भी पूरा देख लेंगे, ठीक है। और इसके साथ में जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई भी थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता दूंगी आज। तो ये कंप्लीट आज देख लेते हैं, ठीक है। और कल की क्लास में हम मतलब जो नेक्स्ट हमारी क्लास होएगी तब हम फंजाई का कैरेक्टर्स तो आज हो जाएगा, क्लासिफिकेशन कर लेंगे और उसके साथ प्लांटे और एनिमेलिया कर लेंगे। एंड लास्टली वी विल डू वायरसेस विरोइड्स। यानी कि अगले हफ्ते हमारा ना ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाना है, ठीक है। ये कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा, अगले हफ्ते की क्लास में दोनों चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। चलो एक बारी मैं आपको थोड़ा सा लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था उसको रिकॉल कर ले। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में, याद है? पढ़ के आए हो आप लोग सभी? क्या क्या पढ़ाया था आपको, जल्दी जल्दी बता दो। चलो क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था आपका किंगडम मोनेरा के बारे में। सो वी डिस्कस्ड अबाउट किंगडम मोनेरा एंड हमने इनके जनरल कैरेक्टर्स देखे थे कि भाई जो मोनेरा होता है, मोनेरा के अंदर हमारे मोस्टली सारे क्या रहते हैं? बैक्टीरिया। मोनेरा में सब क्या है? बैक्टीरिया है, ठीक है। और सोल मेंबर्स बेसिकली मोनेरा का बैक्टीरिया होता है। अगर मैं बात करती हूँ इनकी हैबिटेट की, तो ये हमको हर तरीके के हैबिटेट में देखने को मिलते हैं, फाउंड इन एवरीवेयर एंड इन एवरी काइंड ऑफ हैबिटेट, ठीक है। हमको ये हर तरीके के हैबिटेट में देखने को मिलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है बैक्टीरिया जो होते हैं स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे मोनेरा है बैक्टीरिया है, ये सब के सब क्या होने वाले हैं? दीज विल ऑल, ये सब के सब क्या होंगे? इनके पास में एक सेल वॉल होती है, एक्सेप्ट फॉर योर माइकोप्लाज्मा। सिर्फ अपना माइकोप्लाज्मा छोड़ दो, उसके अलावा सबके पास में क्या होती है? सेल वॉल रहती ही रहती है, ठीक है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इनके टाइप्स की। तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स इनको हमने क्लासिफाई किया था कैसे? देवर कोकस, विब्रियो, स्पिरिलम, याद आ रहा है? एंड योर बैसिलस रॉड शेप्ड। तो कोकस राउंड शेप्ड होते हैं, विब्रियो हमारे कॉमा शेप्ड होते हैं, स्पिरिलम स्पाइरल शेप्ड होते हैं एंड बैसिलस आपके रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। जितने भी सारे बैक्टीरिया हमको देखने को मिलेंगे, ये सारे बैक्टीरिया जो रहते हैं दे आर ऑल यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स एंड एट द सेम टाइम ये कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया के सबसे जो मेन फीचर है, दे आर ऑल यूनिसेल्यूलर एंड प्रोकैरियोटिक। यूनिसेल्युलर होंगे और साथ में कैसे होने वाले हैं?
प्रोकैरियोटिक यानी बेटा इनके पास में ना तो कोई प्रॉपर न्यूक्लियस होने वाला है, ना ही इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होगा, ना ही कोई माइटोकॉन्ड्रिया, ना ही कोई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ना ही कोई गोल्जी अपैरेटस, कुछ भी कोई इनके पास में डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, राइट। तो ये क्या है, एकदम प्रिमिटिव टाइप के हमारे सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स शो करते हैं एंड दे आर फाउंड एज अ सेल्यूलर स्ट्रक्चर ओनली। यहाँ पे हमको मल्टी सेल्यूलर फॉर्म नहीं दिखता, इट इज सिंपली अ सेल्यूलर फॉर्म, ठीक है। इतनी बात हमको सबको समझ में आई बैक्टीरिया के बारे में। अब हमने बैक्टीरिया के बारे में ये बताया था स्टूडेंट्स की जो बैक्टीरिया होते हैं मोस्टली आपको कैसे मिलेंगे, मोटाइल मिलेंगे, मतलब दे आर मूवेबल, बट समटाइम्स क्या होते हैं ना, कभी कभी दे डोंट मूव, दे आर इमोटाइल, राइट। सो दे कैन बी मोटाइल, और अगर ये मोटाइल होंगे तो किसकी वजह से होते हैं, इनके पास में होता है एक फ्लैजेला, है ना। अगर आपको बैक्टीरिया मोटाइल मिलेगा तो क्या होगा, बैक्टीरिया के पास में एक फ्लैजेला होगा, और अगर तो ये क्या होने वाले हैं, इमोटाइल होंगे, तो सिंपल नो फ्लैजेला, है ना। तो फ्लैजेला इनको हेल्प करता है, ट्राइकस इनको हेल्प करता है इन दी मूवमेंट, राइट। बैक्टीरिया हमारे दो तरह के बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इनके अंदर हमको देखने को मिलता है। तो इनका जो फीडिंग प्रोसेस होता है वो या तो ये ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, मतलब अपना खाना खुद बना लेंगे, है ना। ऑटोट्रॉफिक कैसे होते हैं बच्चे, कि अपना खाना खुद बना लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक बोले तो they can synthesize their own food, right? तो ये ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, यानी they can synthesize their own food, अपना खाना खुद बनाएंगे। ऑटोट्रॉफिक में मैंने बताया दो तरह के थे, फोटोसिंथेटिक थे और कीमोसिंथेटिक थे, ठीक है। फोटोसिंथेटिक में स्टूडेंट्स हमारे पास में वो बैक्टीरिया मिलेंगे, मैं बार बार नहीं इसको रिपीट करना चाह रही, नहीं तो आधी क्लास हमारा रिकैप में ही निकल जाएगी, ठीक है। आपको अगर डिटेल में देखना है तो आप कल का लेक्चर देख लेना, तो वहाँ पे आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि आपका जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है क्या होता है उसके अंदर हमारे जो बैक्टीरिया है वो अपना खाना सनलाइट की हेल्प से बनाते हैं। सिंपली जैसे हमारे ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही ये भी अपना खाना खुद बनाएंगे, ठीक है। दे विल मेक देयर ओन फूड। अब बात करें कीमोसिंथेटिक की, तो दे आर ऑल्सो एक्चुअली मेकिंग देयर ओन फूड, बट इनका जो खाना बनाने का तरीका होता है वो हमारे फोटोसिंथेटिक से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। क्या डिफरेंस है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म से, कि भाई जो कीमोसिंथेटिक हैं, कीमोसिंथेटिक वाले बैक्टीरिया जो होंगे ये खाना बनाते हैं बाय ब्रेकिंग डाउन दी इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स, जैसे कि आपका नाइट्रोजन, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, नाइट्रोजन के कंपाउंड जो होते हैं ना, NO2 माइनस, NO3 माइनस, केमिस्ट्री पढ़ी है सबने इतनी तो, एंड अमोनिया। तो इन सभी इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स को वो ब्रेक करते हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, और वहाँ से जो केमिकल एनर्जी निकलती है उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं फॉर दी फूड प्रिपरेशन। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर हुई, येस और नो। तो यानी कि ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। इसके अलावा इट्स नॉट जस्ट कि ये सारे ही ऑटोट्रॉफिक होंगे, जो मैक्सिमम आपको बैक्टीरिया मिलते हैं, मैक्सिमम बैक्टीरिया हमको ना कैसे मिलते हैं,
हेट्रोट्रॉफिक ही मिलते हैं। मैक्सिमम बैक्टीरिया हमें जो मिलेंगे वो हमको हेट्रोट्रॉफिक ही मिलने वाले हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर केपेबल ऑफ व्हाट, ये अपना खाना खुद तो नहीं बना रहे बट दे आर केपेबल ऑफ डिराइविंग इट फ्रॉम द अदर लिविंग बॉडीज और इवन डेड बॉडीज। जब ये लिविंग बॉडी से खाना लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, तो हम बोलते हैं कि भाई ये ना एक पैरासिटिक फॉर्म में रहते हैं, मतलब एक पैरासाइट जैसे ये रहते हैं और किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर घुस जाएंगे या उनके ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बट मोस्टली दे आर फाउंड एज एंडोपैरासाइट्स। तो उनके बॉडी के अंदर रह के ये वहाँ से रेडीमेड खाना जो भी होगा, रेडीमेड फूड को डिराइव करेंगे। ठीक है, डिराइव्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द होस्ट बॉडी। होस्ट की बॉडी से बच्चा क्या लेंगे, ये रेडीमेड फूड ले लेते हैं कि भैया हमको क्या मिल गया, हमको तो बना बनाया खाना मिल गया, अब हम यहाँ से क्या इसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ना तो इनगल्फ करने की चिंता, ना उसको डाइजेस्ट करने का कोई इनको दिक्कत है ही नहीं। इनको तो क्या है, बना बनाया एसिमिलेशन हो गया, सब कुछ हो गया, इनको सिंपली क्या करना है, अब्जॉर्प्शन करना है कि लाओ जी ले आओ, है ना, हम तो रेडी हैं। नेक्स्ट होता है सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक में क्या होएगा, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जहाँ पे ना ये डेड और डीकेइंग पार्ट के ऊपर फीड करते हैं। दे बेसिकली फीडिंग ऑन द डेड एंड डीकेइंग पार्ट, और वहाँ से ये फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। दे फीड ऑन द डेड पार्ट एंड वहाँ से दे एब्जॉर्ब द फूड। ओके, वहाँ से ये खाने को एब्जॉर्ब करते हैं, डेड पार्ट पे फीड करेंगे, डीकेइंग पार्ट पे फीड करेंगे, और इस डेड पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली वी कॉल इट एज डेट्रिटस। तो बच्चा ये क्या करेंगे ना, ये डेट्रिटस पे फीड करते हैं। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई। यहाँ तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई इशू आ भी रहा होगा, राइट। देन मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमने बताया था। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमको यहाँ फिजन भी देखने को मिलता है, हमको यहाँ पे स्पोर्युलेशन भी दिखता है, ठीक है, और साथ में हमें यहाँ पे आपका जीन ट्रांसफ़र भी दिखता है। नाउ आफ्टर द जनरल कैरेक्टर्स हमने क्या की थी, क्लासिफिकेशन। तो मोनेरा की क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं हमको क्या मिलता है, वी हैव दी आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड योर माइकोप्लाज्मा। मैं बहुत डिटेल में यहाँ नहीं पढ़ाऊँगी, सिर्फ जनरल चीज़ें बताऊँगी, क्योंकि नहीं तो फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। प्लीज़ रेफर द लास्ट लेक्चर फॉर द डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। ओके, आर्की बैक्टीरिया प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, एक्सट्रीम हैबिटेट्स में मिलते हैं, और क्या हेल्प करता है इनको एक्सट्रीम हैबिटेट में सर्वाइव करने में, देयर सेल वॉल कॉम्पोजिशन इज डिफरेंट। ठीक, इसके अलावा जो हमारे आर्की बैक्टीरिया होते हैं स्टूडेंट्स, इनका जो एग्जाम्पल है कहाँ कहाँ हमको देखने, मतलब कौन कौन से दिखते हैं हमको, एक तो हमें यहाँ पे मिलते हैं हैलोफाइल्स, वी ऑल्सो सी एसिडोफाइल्स, वी ऑल्सो हैव योर thermophiles,
थर्मोएसिडोफाइल्स, एंड इवन योर मिथाइनोजेंस। ठीक है, हमको ये हर तरह के यहाँ पे बैक्टीरिया मिलते हैं। सॉरी बेटा, मिथाइनोजेंस जो होते हैं दे आर ऑल्सो फाउंड इन योर रूमिनेंट एनिमल्स के गट में भी हमको मिलता है, और साथ में हमको कहाँ मिलेगा, इन दी रूमिनेंट एनिमल के गट्स में मिलेगा, तो उनके डंग में भी मिलता है, उनके एक्सक्रीटा में भी मिलता है, और इसीलिए ये हेल्प करता है क्या, टू फॉर्म दी बायोगैस। तो इसीलिए ये बायोगैस बनाने में भी हेल्प करते हैं। आ गई इतनी बात समझ में? अब आ जाते हैं यू बैक्टीरिया पे। तो यू बैक्टीरिया एक्चुअली द ट्रू बैक्टीरिया, ये हमारे ट्रू बैक्टीरिया है, और यहाँ पे हमको ऑटोट्रॉफिक भी मिलते हैं, जिसमें आपका कीमो भी होंगे और फोटोसिंथेटिक भी होंगे। फोटोसिंथेटिक का एग्जाम्पल क्या होता है, वी हैव योर ब्लू ग्रीन एल्गी, या जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट एज साइनोबैक्टीरिया। यू मस्ट रिमेंबर द एग्जाम्पल्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। क्या एग्जाम्पल्स होते हैं, नॉस्टॉक, एनाबीना। ठीक है, तो साइनोबैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स क्या हैं, नॉस्टॉक एंड एनाबीना। अभी बच्चे ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे दे कैन बी कॉलोनियल, दे कैन बी फिलामेंटस। यू बैक्टीरिया जो रहते हैं दे कैन बी ऑल्सो फाउंड सिंगली। ओके, तो कॉलोनियल फॉर्म में भी मिल सकते हैं, सिंगल फॉर्म में भी मिल सकते हैं, ऐसे फिलामेंटस थ्रेड की फॉर्म में भी मिल सकते हैं। और जब ये कॉलोनियल फॉर्म्स में होते हैं इनके सराउंडिंग में एक जिलैटिनस लेयर होती है जो इनको कवर करके रखती है। ऑल्सो यहाँ पे क्या होता है, जिलैटिनस शीथ रहती है, राइट। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे ना दे हैव अ स्पेशल सेल, स्पेशलाइज सेल, जिसका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, जिनको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। ठीक है, हेट्रोसिस्ट स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जिनका काम नाइट्रोजन फिक्सेशन में होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो आपके हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं, बहुत सारे हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, जिसमें हमारे सैप्रोफिटिक भी मिलेंगे और आपके पैरासिटिक भी मिलेंगे। नाउ हियर द बैक्टीरिया आर can be beneficial also and can also cause a lot of diseases। तो पैथोजेनिक भी होते हैं यहाँ पे और मैनकाइंड के लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं और पैथोजेनिक भी होते हैं बैक्टीरिया हमारे यहाँ। जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इन सभी का काम क्या होता है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया का, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिजीजेस आइदर इन द प्लांट्स और द एनिमल्स। तो प्लांट्स का मैंने आपको कल एग्जाम्पल बताया था, ज़ैंथोमोनास सिट्राई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग सिट्रस सैंकर, है ना। सिट्रस फ्रूट्स के अंदर, सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं हमारे, जैसे कि ऑरेंज हो गया, उनके अंदर क्या कॉज करते हैं, सिट्रस सैंकर। देन इसके अलावा ह्यूमंस में, अच्छा कल हमारे दो के मैंने नाम आपको नहीं बताए थे ना, एक तो टेटनस वाला, तो लिख लो आज। मेरे को तुरंत क्लास जैसे ही एंड हुई और मेरे को एकदम याद आ गया, तो ऐसा बहुत बार ही होता है यार। आप लोगों ने ढूंढने की कोशिश की, तो टेटनस कॉज करता है हमारा क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई, और निमोनिया कॉज करने वाले कौन होते हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इवन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भी होता है, दोनों ही है, मेन तो स्ट्रेप्टोकोकस ही रहता है। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारे निमोनिया को कॉज करते हैं।
राइट। अब आ जाते हैं माइकोप्लाज्मा पे। माइकोप्लाज्मा की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो माइकोप्लाज्मा, दीज आर द स्मॉलेस्ट सेल्स, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया और सेल्स भी होते हैं ये, है ना। एग्जाम्पल हमने देखा था इसमें पीपीएलओ, प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो दे आर अगेन पैथोजेनिक फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स, पैथोजेनिक होते हैं, प्लांट्स के लिए भी होते हैं और एनिमल्स के लिए भी पैथोजेनिक रहते हैं, डिजीजेस कॉज करते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स मैंने बताया था कि इनके पास में देयर इज़ नो सेल वॉल, कोई सेल वॉल नहीं होती है, हेंस दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर शोइंग पॉलीमॉर्फिज्म। क्या शो करते हैं ना, पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कोई रिजिड सेल वॉल तो है ही नहीं, तो इसलिए ये क्या करते हैं, ये अपने शेप्स को मॉड्यूलेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अपनी शेप्स को चेंज करना जानते हैं, तो हेंस दे आर शोइंग पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर, ठीक है, चलिए ओके। सो अब बढ़ जाते हैं हम आगे की तरफ, और अब हम आ जाते हैं हमारे किंगडम प्रोटिस्टा पर। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी प्लीज़ खोल लेना, हम लोग एनसीईआरटी कवर करते हुए चलेंगे। तो प्रोटिस्टा की इनिशियली अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, प्रोटिस्टा के अंदर हमारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये मैंने आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जब चार्ट बताया था तभी एक्सप्लेन कर दिया था कि यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर ऑल यूनिसेल्यूलर, है ना। ये सब के सब क्या होते हैं, यूनिसेल्यूलर, और साथ में ये सब यूकैरियोटिक होते हैं। यहाँ पे ये प्रोकैरियोटिक नहीं होते, क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, यानी दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड साथ में यहाँ पे आपके मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी मिलेंगे। क्लियर। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर होता है किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, द स्ट्रक्चर ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा इज लाइक आपका ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे जितने भी होने वाले हैं इनके पास में सेल वॉल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन सम। अब हम देखेंगे किस किस में वो सम कौन है, ठीक है। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे ना, तब हम देख लेंगे। न्यूट्रिशन कैसा होता है बच्चे, अगेन यहाँ पे हमको ऑटोट्रॉफिक भी मिलता है और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी मिलता है, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी मिलता है और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, न्यूट्रिशन के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जो ऑर्गेनिजम्स होने वाले हैं इनके पास जो इनका रिप्रोडक्शन का तरीका होता है वो कैसा होता है, दैट ऑल्सो डिफर्स इन द डिफरेंट क्लासेस, राइट। वो भी अलग अलग क्लासेस में डिफर करेगा। चलो तो एक बार ये 1 बाय 1 फटाफट से हम क्लासिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे हमको क्या क्या क्लासेस मिलते हैं। सो दीज आर डिवाइडेड एज, सारे ही हट गया क्या, किंगडम प्रोटिस्टा हैज बीन डिवाइडेड इनटू chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds, and lastly your protista, sorry protozoa, ठीक है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ योर किंगडम व्हाट, प्रोटिस्टा। चलिए
आ जाइए, वन बाय वन हम सबकी बात करने वाले हैं यहाँ पे एक एक करके. आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी वन. एक बार फटाफट से अपनी एनसीईआरटी को यहाँ ओपन कर लीजिए सब. ऑल राइट, सो लेट्स हैव अ लुक हियर. किंगडम प्रोटेस्टा के कुछ जनरल कैरेक्टर्स को पहले ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है. सो ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, यही मैंने बताया कि आपके जितने भी यूनिसेलर यूकैरियोट्स हैं सबके सब कहाँ आ जाते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर. दे ऑल बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा. बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड. लेकिन जो इसकी बाउंड्रीज है वो वेल डिफाइंड नहीं है. किसी के लिए कोई एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन हो सकता है, मे बी अ प्लांट टू अनदर. Right? In this book, we include chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoans under Protista. तो क्लासिफिकेशन में आपको ऑलरेडी बता दिया है बच्चे. क्राइसोफाइट्स, dinoflagellates, euglenoids, slime molds और आपके यहाँ पे प्रोटोजोन्स, ये सब के सब किस में आ जाते हैं, दे ऑल बिलोंग टू योर किंगडम प्रोटिस्टा. ठीक है. नाउ मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरीली एक्वाटिक. जो प्रोटिस्टा के मेंबर्स होते हैं आपको ज़्यादातर यहाँ पे कैसे मिलने वाले हैं, दे विल बी प्राइमरीली एक्वाटिक, यानी वो मोस्टली हमको एक्वाटिक हैबिटेट्स में ही देखने को मिलेंगे. दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई. ये जो किंगडम होता है ये क्या करता है, ये एक लिंक जैसा फॉर्म करता है विद अदर्स, दूसरों के साथ में, जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई के साथ मतलब कुछ कुछ कैरेक्टर्स इसके मैच होते हैं. लिंक फॉर्म करने का मतलब क्या है कि जो आपका प्लांटे है, फंजाई है, एनिमेलिया है, उन सब के साथ इसके कुछ कुछ कैरेक्टर्स मैच होते हैं. बट स्टिल जो यहाँ पे कैरेक्टर्स शो होते हैं उसके हिसाब से हम इनको ना ही फंजाई में डाल सकते, ना ही प्लांटे में और ना ही एनिमेलिया में. एंड दैट वाज द रीजन दैट वी रिक्वायर्ड अ सेपरेट किंगडम फॉर दीज ऑर्गेनिजम्स. ओके. Being eukaryotes, the protestant cell body contains a well-defined nucleus. Of course, भाई देखो ये हमारे कैसे ऑर्गेनिज्म हैं, यूकैरियोट्स हैं. तो यूकैरियोट्स होने के कारण इनके पास में एक प्रॉपर में क्या होगी, एक प्रॉपर में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, है ना. और साथ में दूसरे भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होंगे. यानी हमको यहाँ पे क्या सारे हमारे जो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियसेस किसी भी यूकैरियोटिक सेल में होते हैं वो सब हमको यहाँ मिल जाएंगे. हमको यहाँ पे ये सारे वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मिलेंगे. यानी यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, है ना. यहाँ पे हमारा ER भी होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगा, साथ में बेटा जी यहाँ पे हमारे पास गोल्जी बॉडी भी होगी. तो मतलब हमारे पास में ये सारी चीज़ें होंगी. मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स यहाँ पे प्रॉपर से प्रेजेंट होंगे. क्लियर, यही बात बोली गई है. क्योंकि ये कैसे हैं, ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं. तो जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस विद ऑफ कोर्स एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में, है ना. एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी साथ में होगी. राइट, ठीक है. सम हैव फ्लैजेला, किसी किसी के पास फ्लैजेला होता है, और सीलिया. तो यहाँ पे जो बेसिकली जो प्रोटिस्टा होते हैं, हाँ प्रोटिस्टा वो ऑर्गेनिजम्स हैं. अच्छा आपको याद है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, मतलब कहीं ना कहीं तो आपने ये पढ़ा ही होगा दैट हमारा जो सेल की डिस्कवरी है वो किसने की है, हु डिस्कवर्ड द सेल, रॉबर्ट हुक 1665 में, है ना. रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था. पर आपने क्या ये कहीं पे पढ़ा है
कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में जो सेल डिस्कवर किया था वो एक्चुअली एक डेड सेल, मतलब एक नहीं बहुत सारे उन्होंने सेल्स जो डिस्कवर किए थे इन द बार्क ऑफ द ट्री, कॉक सेल्स के अंदर उन्होंने डेड सेल्स को डिस्कवर किया था, है ना, ही डिस्कवर्ड द डेड सेल्स। तो लिविंग सेल्स किसने डिस्कवर किए थे? उसके बाद में देयर वाज दिस साइंटिस्ट जिनका नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। उन्होंने अपने पास के किसी गांव में जाके एक तालाब से पानी लिया एज अ सैंपल और उसको अपने माइक्रोस्कोप में देखने की कोशिश करी। बहुत ट्रेडिशनल सा माइक्रोस्कोप था। तो वहाँ पे उनको कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऐसे मूव करते हुए कुछ छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स नजर आए। ठीक है, बहुत गंदा डायग्राम बनाया मैंने, जस्ट इग्नोर दिस। सो यहाँ पे जो ये ऑर्गेनिजम्स इनको नजर आए ना बच्चे, वो क्या थे एक्चुअली? वो प्रोटिस्टा ही थे। सो दीज प्रोटिस्टा वर एक्चुअली डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। तो एवी ल्यूवेनहॉक ने, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले इनको देखा था। बट उस टाइम तक उनको ये नहीं पता था कि ये प्रोटिस्टा है। उन्होंने बोला कि ये क्या है, कोई सेल्स हैं। उनको नाम दिया क्या? मूविंग सेल्स का नाम दे दिया कि दे आर लाइक एनिमल क्यूल्स। उनको बोल दिया कि ये एनिमल क्यूल्स हैं, मतलब ये छोटे छोटे एनिमल्स दिखने जैसे वाले स्ट्रक्चर्स हैं। दीज आर एनिमल क्यूल्स, ये एनिमल जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, बट उनको भी उस टाइम पे नहीं पता था कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इट वाज एक्चुअली द प्रोटिस्टा। ऑल राइट, ठीक है। तो प्रोटिस्टा जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो मूविंग होते हैं, ज़्यादातर मूविंग होते हैं आपके, और मूव करने के लिए उनके पास में या तो फ्लैजेला होता है या सीलिया होता है, या फिर दे हैव दी स्यूडोपोडिया जो अमीबा में हमको दिखते हैं। अमीबॉइड स्ट्रक्चर्स, जो अमीबॉइड स्ट्रक्चर्स वाले सेल्स होंगे वो कैसे मूव करेंगे? आइदर विद द हेल्प ऑफ द सीलिया, फ्लैजेला, या अमीबॉइड स्ट्रक्चर्स विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। तो यहाँ पे मोस्टली मोटाइल होते हैं ये। ठीक है, मोस्टली आपके कैसे मिलेंगे? आपको मोटाइल मिलेंगे। ठीक है, तो मोटाइल किसकी वजह से मूव करते हैं? स्ट्रक्चर्स क्या होंगे? आइदर दे मूव विद द हेल्प ऑफ अ सीलिया और अ फ्लैजेला, और with the help of your what? Pseudopodia. क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट, प्रोटिस्ट जो होते हैं दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली ऑल्सो। ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जो प्रोटिस्ट होते हैं स्टूडेंट्स, ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट का फॉर्मेशन। कौन से प्रोसेस के थ्रू? सेल फ्यूजन एंड जाइगोट का फॉर्मेशन। तो इनके अंदर जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा सिंपली विद द हेल्प ऑफ द फ्यूजन ऑफ द सेल्स, जहाँ पे प्लाज्मोगेमी होती है, डायरेक्टली देयर इज द फ्यूजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, या फिर सेक्सुअली अगर होगा तो सेक्सुअली में गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद में वो मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा। राइट, इतना सबको क्लियर हो गया? ये प्रोटिस्टा का जनरल कैरेक्टर सबको समझ में आ गया? भाई सिंगल सेल्ड है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये यूकैरियोट है, प्रॉपर न्यूक्लियस होगा, प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन हमने देख लिया, ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली भी करते हैं। साथ में हमको ज़्यादातर ये मोटाइल मिलते हैं, इनमें सीलिया भी प्रेजेंट होता है, फ्लैजेला भी प्रेजेंट हो सकता है, या स्यूडोपोडिया हो सकता है। क्लियर? चलो नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी, सबसे पहले हमारा है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स की जब हम बात करते हैं बेटा, तो क्राइसोफाइट्स में
ध्यान देना, क्राइसोफाइट्स जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके अंदर हमारे पास में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको हम बोलते हैं डायटम्स या फिर गोल्डन एल्गी। इनको हम बोलते हैं डायटम्स या फिर डेस्मिड्स यानी गोल्डन एल्गी। ये ज़्यादातर हमको फ्रेश वाटर में मिलते हैं, इसके अलावा हमको ये मराइन वाटर में भी मिलते हैं, ठीक है। तो हमको ये फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे और साथ में स्टूडेंट्स ये हमको मराइन एनवायरमेंट्स में भी मिलेंगे। तो यानी ये क्या है, दे आर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स। बेटा जी ये साइज में बहुत छोटे होते हैं, दे आर एक्चुअली वेरी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स, और पानी के अंदर ना ये सिर्फ तैर रहे होते हैं, ऐसे तैर रहे होते हैं। तो पानी में इनका काम सिर्फ तैरने का होता है और पानी के बहाव के साथ साथ ये तैरते चले जाते हैं, इसीलिए इनको हम प्लैंक्टन्स भी बोलते हैं। दे फ्लोट पैसिवली इन द वाटर करेंट्स एंड ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, प्लैंक्टन्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्लैंक्टन्स। तो ये क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टन्स हैं। प्लैंक्टन्स आर ऑलवेज माइक्रोस्कोपिक। अब बात करें स्टूडेंट्स इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो ये आपके ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक ही होते हैं। मोस्टली आपको यहाँ पे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। हमको ज़्यादातर यहाँ क्या दिखते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। डायटम्स के पास में बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये स्टार मार्क कर देती हूँ, यहाँ से बहुत बार सवाल आता है ये वाला पोर्शन से। सो लेट मी स्टार मार्क दिस पर्टिकुलर लाइन। क्या लाइन है बच्चे, डायटम्स की जो सेल वॉल्स होती हैं, ठीक है, एक तो पहली चीज कि वो ओवरलैपिंग शेल्स, दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स से बनी होती है। इस तरह से आपका जैसे ये आपका ये स्ट्रक्चर है डायटम का, ठीक है। तो एक सेल वॉल ये होती है, राइट, एक सेल वॉल ये होगी और दूसरी सेल वॉल ये वाली। तो ये इस तरह से ओवरलैपिंग शेल वॉल्स होती हैं। और जैसे कोई साबुन का डब्बा होता है, जैसे ये नीचे का डब्बा है, दिस इज द बॉक्स एंड दिस इज द सोप, राइट। तो ऐसे सोप के डब्बे जैसा उसमें एक के मतलब उसके अंदर ऐसे फिट हो जाता है। तो ये जो दो सेल वॉल है एक दूसरे में इस तरह से फिट हो जाती है स्टूडेंट्स, एंड इसको हम बोलते हैं कि ये जो हमारा सेल वॉल है, दिस इज वेरी वेरी रिजिड बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सिलिका, इट इज एम्बेडेड विद व्हाट, सिलिका, राइट। तो ये किससे आपका भरा होता है बच्चे, इट इज फुल ऑफ सिलिका, एम्बेडेड विद सिलिका, ठीक है। ये सिलिका से एम्बेडेड होता है एंड दस द वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टेबल। इसीलिए यहाँ पे जो वॉल्स होती हैं वो क्या होती हैं, इनडिस्ट्रक्टेबल। वॉल्स आर इनडिस्ट्रक्टेबल, मतलब इनकी जो वॉल्स होंगी स्टूडेंट्स कैसी होंगी, इनडिस्ट्रक्टेबल होंगी, इसको खराब नहीं किया जा सकता। और यही रीज़न है कि जहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, राइट, क्योंकि इनकी सेल वॉल्स खराब नहीं होती, डिस्ट्रक्ट नहीं होती, तो इवन आफ्टर बिलियंस ऑफ ईयर्स, इतने सालों के बावजूद भी स्टूडेंट्स आप वहाँ पे देखेंगे कि ये जो सिलिका डस्ट है वहाँ पे रह जाता है। इनका जो सेल वॉल का कॉम्पोजिशन है वहीं के वहीं रह जाता है, और इतना रह जाता है कि वो पहाड़ के पहाड़ बना देते हैं। इट फॉर्म्स डायएटोमेशियस अर्थ। क्या बोला जाता है उसको, डायएटोमेशियस अर्थ बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, डायएटोमेशियस अर्थ। So thus diatoms have left behind large amount of cell wall deposits. इतना सारा cell wall deposit वहीं पड़ा रह जाता है in their habitat. This accumulation over billions of years, ये जो वहाँ पे accumulation इतने सालों से पड़ा रहता है, इसी को हम बोलते हैं diatomaceous earth. Being gritty, अभी ये क्या है ना, ये थोड़ा सा gritty होता है, दानेदार। ग्रिटी का मतलब क्या होता है, दानेदार, ठीक है। ग्रिटीनेस जो होती है उसको बोलते हैं, इट हैज अ बिट पार्टिकुलेशियस नेचर, ओके। तो ग्रिटी मतलब बिट
वी कैन से थोड़ा थोड़ा ऐसे शुगरी, हमको जैसे चीनी को हाथ में लेते हैं ग्रेटी लगता है ना, इवन नमक भी प्योर आपका एकदम ऐसे पाउडर फॉर्म नहीं होता, थोड़ा सा आपको ऐसा फील होगा कि कुछ तो कंकरीला सा है, कंकर पत्थर जैसा टाइप से, तो दैट इज ग्रिटी, ठीक है। बट दैट इज अ वेरी, ग्रिटी इज लाइक वेरी फाइन वाला ग्रिटी, समझ रहे हैं, ठीक है। तो ग्रिटी जो होता है, दिस ग्रिटी सॉइल इज यूज फॉर, इसको बाद में यूज कर लेते हैं पॉलिशिंग के लिए, फिल्ट्रेशंस के लिए, सिरप्स बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आ जाता है, कई बार क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द यूज ऑफ द ग्रिटी सॉइल लेफ्ट आफ्टर योर क्राइसोफाइट्स। देखो जब भी हम एनसीईआरटी को पढ़े ना, मतलब यार आप ना क्या करो, खुद एग्जामिनर बन जाओ, ये सोचो कि आप ही एग्जामिनर हो। अगर आप ऐसे एनसीईआरटी पढ़ोगे कि भाई देखो मैंने ये लाइन पढ़ी फॉर एग्जाम्पल, और इससे ये सवाल बन सकता है कि which of the following organisms are used for polishing, filtration of oils and for making syrups? Options: chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds. क्या है जवाब? क्राइसोफाइट्स, आपके डायटम्स, आपके डेस्मिड्स। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए, डायटम्स जो होते हैं, दीज आर व्हाट चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस। ये ओशंस के अंदर, क्योंकि बेटा ये क्या है, वहां पे प्लैंक्टन्स है ना, प्लैंक्टन्स है ना, तो प्लैंक्टन्स का काम क्या होता है वहां पे, टू प्रोड्यूस द फूड। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं, और इसीलिए ये वहां पे क्या है, चीफ प्रोड्यूसर्स। ये वहां क्या होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्योंकि ये वहां पे क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। इनका काम है फोटोसिंथेसाइज करना, खाना बनाना। ऑल राइट, चलो इतनी बात सबको समझ में आ गई? यस और नो? क्लियर? ठीक है, डन है, सबको आया समझ? चलिए, ग्रेट। आ जाइए, अब नोट्स बनाते हैं। चलो बेटा, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ ना, सेम अगर ऐसे पढ़ लोगे, भाई मैं बता रही हूँ कि नीट एग्जाम क्लियर करना बहुत आसान चीज है। उसके लिए आपके पास राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपको तरीका आना चाहिए कि भाई ये तरीका होता है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना चाहिए। आप समझे? आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट तरीका क्या है पढ़ने का। खाली बस अंधों की तरह बस कहीं से भी कोई भी वो उठा लिया, सोर्स उठा लिया और उसको पढ़ के सोच रहे हो नीट हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। एंड इवन आपको सब ये बताते हैं यार कि ना नीट आपका सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से होगा, पर एनसीईआरटी भी पढ़ना आसान नहीं है। एनसीईआरटी को पढ़ने का भी एक तरीका होता है, वही मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ। एक बार इस साल मेरे साथ बैठ के पूरा एनसीईआरटी यहाँ कवर कर लो। इनिशियली मैं सिर्फ नोट से पढ़ा रही थी, आई वाज जस्ट टीचिंग, बट देन आई थॉट कि क्योंकि आप लोग अभी क्लास 11th के बच्चे हो ना, तो हो सकता है आपको एनसीईआरटी पढ़ने में भी अभी दिक्कत आए। तो देखो मेरा यहाँ पे टाइम ज़ाया होता है, ठीक है। पहले मैं एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ, फिर आपको नोट से पढ़ाती हूँ, तो मेरी ये डबल मेहनत तो हो रही है, बट उससे आपका फ़ायदा हो रहा है। जो चीज़ मैं आपको यहाँ बता रही हूँ ना, आपको एग्जैक्टली वैसे पढ़ना है। पहले आप एनसीईआरटी को रीड करो, हर एक चीज़ को फॉलो करो, अंडरलाइन करो, जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बता रही हूँ, एक एक चीज़ का मतलब बता रही हूँ। उसके बाद मैं आपके नोट्स भी बनवा रही हूँ। यार मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ आसान चीज़ अब आपके साथ हो सकती है, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, क्राइसोफाइट्स की। क्या पढ़ा बच्चे? देखो एक तरह से ना रिकॉल हो गया हमारा, है ना। क्या क्या पढ़ा हमने क्राइसोफाइट्स के बारे में? ये क्या होते हैं हमारे स्टूडेंट्स, आइदर इनको हम बोलते हैं ये हमारे डायटम्स हैं, या फिर ये है गोल्डन एल्गी, या क्या है, गोल्डन एल्गी, यानी कि ये है डेस्मिड्स। क्लियर? इसके बाद स्टूडेंट्स
हमारे ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं क्राइसोफाइट्स, ये सभी के सभी माइक्रोस्कोपिक हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, प्लैंक्टन्स। दे फ्लो पैसिवली विद द वाटर करंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा कि क्राइसोफाइट्स के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर मोस्टली फोटोसिंथेटिक। नेक्स्ट, दे हैव टू सेल वॉल embedded with silica। ठीक है, किससे बनी होती है, सिलिका, राइट। और ये दो सेल वॉल भी आपस में कैसे होती है, एक सोप के डब्बे की तरह इनकी जो सेल वॉल्स होती है यहाँ पे, दिस इज वन सेल वॉल एंड दिस इज अनदर सेल वॉल। ये सेल वॉल्स भी आपस में क्या है, एक दूसरे में फिटेड होती है। ठीक है, फिटेड लाइक अ सोप बॉक्स। ओके, देन इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हमारे क्राइसोफाइट्स होते हैं, दे ऑल, ये सभी क्राइसोफाइट्स के पास में क्या होता है, ये सिलिका, जिसकी वजह से बिलियंस ऑफ इयर्स के बाद में वहां पे क्या फॉर्म हो जाता है, डायएटोमेशियस अर्थ फॉर्म हो जाता है। डायएटोमेशियस अर्थ फॉर्म हो जाता है ना, क्योंकि जहां पे भी इनके रेमनेंट्स रह गए, अब सिलिका तो इंडिस्ट्रक्टिबल है, ये क्या है, इसकी वजह से इनकी सेल वॉल इंडिस्ट्रक्टिबल हो जाती है। सेल वॉल खराब नहीं होती, सेल वॉल ना खराब होने की वजह से बिलियंस ऑफ इयर्स के बाद, इतने सालों के बाद भी हमारे पास में ये रेमनेंट रह जाता है, जिसका पहाड़ जैसा बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं डायटोमेशियस अर्थ। क्लियर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस, नेक्स्ट यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स, ये जो डायटोमेशियस अर्थ जब बच जाता है, ठीक है, तो उसके बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सॉइल रह, मतलब एक तरह से ये एक तरह से मिट्टी हो गई ना, यहाँ से जो हमारे पास सॉइल आएगी, दैट सॉइल इज व्हाट, ग्रिटी। सॉइल कैसी होती है, ये ग्रिटी होती है नेचर में, जिसकी वजह से दे हैव सर्टेन यूजेस। क्या यूजेस होंगे, दे कैन बी यूज्ड एज either in your polishing, या तो पॉलिशिंग में यूज होगी, या ऑयल्स की फिल्ट्रेशन के लिए, या फिर सिरप्स बनाने के लिए। ठीक है, तो इन सारी चीजों के लिए यूज होती है डायटोमेशियस अर्थ। क्लियर हो गया बच्चे, डन है, चलिए ओके। नेक्स्ट, यहां तक क्लियर हो गया। और हाँ सॉरी, आई फॉरगॉट टू टेल वन मोर पॉइंट कि ये चीफ प्रोड्यूसर्स भी होते हैं। ठीक है, लिख लेना अपने नोट्स में दैट दे आर ऑल्सो चीफ प्रोड्यूसर्स इन दी ओशंस। ठीक है, डन क्राइसोफाइट्स। चलिए आ जाते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट दी डीनोफ्लैजेलेट्स। देखो डीनोफ्लैजेलेट्स, डीनो, डाइनो मीन्स टू, फ्लैजिला, तो इसके पास में बेसिकली क्या होता है, दो टाइप का फ्लैजिला होता है। इट हैज टू टाइप्स ऑफ फ्लैजिला। ओके, नाम से पता चल जाएगा क्या,
इट हैज टू टाइप्स ऑफ फ्लैजेला, दो तरह के फ्लैजेला बेटा इसके पास में रहते हैं। क्या होते हैं? दो तरह के फ्लैजेला इनके पास होते हैं। These organisms are mostly marine, ज्यादातर ये ऑर्गेनिज्म हमको कैसे मिलने वाले हैं बेटा? ज्यादातर ये मराइन मिलेंगे हमको। इवन वहां पे भी हमारे क्राइसोफाइट जो होते हैं दे आर मोस्टली एक्वाटिक, फ्रेश वाटर भी मिलते हैं और मराइन भी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे ज्यादातर मराइन होंगे एंड दे आर ऑल्सो फोटोसिंथेटिक। ठीक है, हमको यहाँ पे भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। नेक्स्ट, दे अपीयर येलो, देखने में इनका कलर वेरी करता है, पिगमेंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स, कौन सा पिगमेंट उनकी सेल में प्रेजेंट है, तो इनके कलर्स येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट्स विच आर प्रेजेंट देयर। तो जो भी पिगमेंट वहां प्रेजेंट होता है उस पे डिपेंड करता है कि इनका कलर कैसा होने वाला है। नेक्स्ट, द सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट, जो सेल वॉल होती है उसके पास में एक स्टिफ सेल्यूलोज की प्लेट है। क्या है? सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। कहाँ प्रेजेंट होती है? ये बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है। तो बेटा इसके पास ये पूरी की पूरी एक सेल्यूलोज की प्लेट है। ये जो प्लेटिंग हमको दिख रही है ना, दिस इज अ सेल्यूलोजिक प्लेट। ये सेल वॉल के बाहर मिलेगी हमको, बाहर। ठीक है, क्लियर? मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला, डाइनोफ्लैजेलेट है, दो तरह के फ्लैजेला होते हैं इसके पास में। कौन कौन से स्टूडेंट्स? एक तो होगा हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है ट्रांसवर्स। अब मैं बताती हूँ ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे पास में लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला होगा, देखो ध्यान से डायग्राम देखना, जो लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला होगा वो तो ये रहा, ये जो लंबा सा फ्लैजेला जा रहा है। ठीक है, ये क्या है? ये लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला है, राइट। एंड जो ट्रांसवर्स होता है बेटा, इनके दो जो सेल्यूलोजिक प्लेट्स होती है इनके बीच में इस तरह से फरो है, यानी खाली जगह है ना। इस खाली जगह में पूरा ऐसे राउंड सर्कल करके क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास में? ट्रांसवर्स फ्लैजेला। यानी ट्रांसवर्स फ्लैजेला ये पूरा ऐसे, और 3D नहीं दिखा पा रही तो ऐसे पीछे से घूम के आएगा, और ये समझे, ये वाला क्या होएगा? ट्रांसवर्स फ्लैजेला। क्लियर हो गई बात? यस और नो? ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, so this transverse is present in a furrow between the wall plates। तो वो जो सेल्यूलोजिक वॉल प्लेट्स हैं उनके बीच में जो ये फरो है, दिस इज द फरो, ये फरो है, और इस फरो के ये वाला आपको लॉन्गिट्यूडनल दिखेगा, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला, और यहीं पे ऐसे ट्रांसवर्स फ्लैजेला भी आपको दिखेगा। सो दिस वन इज द ट्रांसवर्स फ्लैजेला, राइट। चलो नेक्स्ट, वेरी ऑफन रेड डीनोफ्लैजेलेट्स, जो रेड वाले डीनोफ्लैजेलेट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गोनियोलेक्स हो गया हमारा, तो जो रेड वाला है स्पेसिफिकली गोनियोलेक्स, ये क्या करते हैं? ये रेड टाइड्स फॉर्म करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग रेड टाइड्स। इतना ज़्यादा रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं ना, जिसकी वजह से जो सी होती है यानी समुद्र होता है वो लाल दिखने लगता है। ठीक है, समुद्र कैसा दिखता है? लाल। इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा? डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं ऐसी जगहों से, हमारे पास में ना डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है कि भाई रेड टाइड्स कहाँ से फॉर्म होती है? रेड वाली टाइड्स कहाँ से, मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म से रेड टाइड्स बनती है या रेड टाइड्स अपीयर होती है? So it is your dinoflagellate, that is Goniolax. This Goniolax is responsible for the appearance of your red color of the seas, giving red tides. Now यहाँ पे कुछ टॉक्सिन्स भी रिलीज होते हैं, पॉइजन्स रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स को हो जाती है दिक्कत भाई साहब जी। ठीक है, मराइन एनिमल्स को किल भी कर देती है ये, है ना भाई, ये क्या कर देते हैं? मराइन एनिमल्स को किल भी कर देते हैं। क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया भाई डीनोफ्लैजेलेट्स? यस और नो? चलिए आ जाइए, नोट्स बनाते हैं फटाफट से।
प्लीज ओपन योर नोटबुक एंड मेरे साथ साथ, एंड अगर मेरे से पहले पहले लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मेरे से पहले पहले लिख दोगे तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आ जाइए, लेट्स नोट डाउन। सबसे पहले डिनोफ्लैजिलेट्स, ओके, डिनोफ्लैजिलेट्स। भैया नाम से हमको क्या पता चल रहा है कि इसके पास में 2 टाइप्स ऑफ फ्लैजिला है, 2 तरह के फ्लैजिला है। कौन कौन से? एक लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला होता है और एक ट्रांसवर्स होता है। लॉन्गिट्यूडिनल की अगर हम बात करते हैं, देखो इनका स्ट्रक्चर इस तरह से है, दे हैव दिस फरो, ये ऐसा फरो रहता है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज द फरो हियर, ये फरो है, ये आपकी सेल्यूलोजिक प्लेट्स हैं बाहर की तरफ, दिस इज द सेल्यूलोजिक प्लेट्स, ठीक है। देन इफ वी टॉक अबाउट द फ्लैजिला, एक हमको ऐसे लंबे वाला लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला मिलेगा, दिस इज द लॉन्गिट्यूडिनल फ्लैजिला। और यहाँ पे क्या है हमारे पास में, इस तरह से एक ट्रांसवर्स फ्लैजिला, राइट, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहला तो हमको देखो देखते ही समझ में आ जाता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट डिनोफ्लैजिलेट, सो दे हैव 2 फ्लैजिलास, राइट। इनकी सेल वॉल के ऊपर सेल्यूलोजिक प्लेट होती है, ये ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं बच्चे? दीज आर मोस्टली मराइन एंड दे आर फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, जस्ट लाइक दी क्राइसोफाइट्स। तो क्राइसोफाइट्स की तरह हमारे डाइनोफ्लैजिलेट्स भी क्या होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। और they show variation in colors, green, blue, yellow, brown, due to the pigments present in their cells, ठीक है। तो उनके पास में जो भी पिगमेंट्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट्स विच आर प्रेजेंट देयर, ये ऐसे कलर के दिखाई देते हैं, क्लियर। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कि हमारे पास में यहाँ पे जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं, डिनोफ्लैजिलेट्स हैं, इनके अंदर स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं गोनिओलेक्स की, तो गोनिओलेक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड टाइड्स इन द सी, है ना। इसकी वजह से क्या आती है? रेड टाइड्स आती है, क्योंकि मल्टीप्लाई करके लाल रंग समुद्र को दे देता है। साथ में स्टूडेंट्स ये टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस टॉक्सिन्स, ठीक है। टॉक्सिन्स सिंथेसाइज लिख देती हूँ, चलो पूरा, प्रोड्यूसेस टॉक्सिन्स, जिसकी वजह से कॉजेस डेथ ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स। क्लियर हुआ डिनोफ्लैजिलेट्स? कोई कंफ्यूजन? हाँ, सब याद आ गया, सब याद हो गया, नेक्स्ट क्लास तक याद रखेंगे सब। चलिए आ जाइए, एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर यूग्लेनॉइड्स। देखो यूग्लेनॉइड्स का सबसे जो मेन कैरेक्टर है, आपको ना सबसे ज़्यादा जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं उन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर सबसे ज़्यादा कभी जनरल कैरेक्टर्स पे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। जो क्वेश्चन उठ के आता है ना, वो आता है जो हटके कैरेक्टर है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जो डिफरेंट कैरेक्टर है। तो यूग्लेनॉइड की सबसे मेन बात क्या है कि बेटा यहाँ ना कोई सेल वॉल नहीं होती, तो दे डोंट हैव अ सेल वॉल, मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर, सबसे पहले, ठीक है, ये कॉमन कैरेक्टर हो गया। तो कॉमन कैरेक्टर आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आ जाते हैं।
तो आप देखो कभी अगर यूग्लेनॉइड्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें लिखा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट यूग्लेनॉइड्स, तो उसमें एक स्टेटमेंट क्या दे देंगे कि दे आर मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर, तो देन यू हैव टू मार्क कि यस मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर, इट इज करेक्ट। ठीक है, तो आपको पता सब, देखो यार एनसीईआरटी मैंने बोला चबानी है, हर एक लाइन घोल के पीनी है, पढ़नी है, आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, organisms found in stagnant water, so majority of them are fresh water organisms जो हमारे stagnant water में हमको देखने को मिलते हैं। instead of a cell wall, तो बेटा इसके पास में cell wall नहीं होती, cell wall नहीं होती, but they have a protein rich layer जिसको हम बोलते हैं पेलिकल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे सवाल आता है कि what is the characteristic of your euglenoids, that is pellicle, जिसकी वजह से इनकी बॉडी भी कैसी हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाएगी। ऑफ कोर्स इफ दे डोंट हैव अ स्टैग्नेंट रिजिड सेल वॉल, तो इनके पास एक फ्लेक्सिबल क्या है, प्रोटीनेशियस लेयर है ये। दे हैव टू फ्लैजिला, इनके पास भी दो फ्लैजिला होते हैं, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग। तो अनलेस अनलाइक योर डिनोफ्लैजिलेट्स, इनके पास में एक ही जगह से दो ऐसे लॉन्गिट्यूडनल ही फ्लैजिला निकल रहे हैं, बट एक का लेंथ थोड़ा लंबा है, दिख रहा है कितना लंबा, और दूसरे का लेंथ छोटा है, बस ये डिफरेंस है यहाँ पे, राइट। तो दे ऑल्सो हैव फ्लैजिला, टू फ्लैजिला आर हियर, दे ऑल्सो हैव टू फ्लैजिला, अ शॉर्ट वन, एक छोटा होता है और एक लॉन्ग वन होता है, राइट। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ऑल्दो ये कैसे हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, पर कभी कभी ये क्या हो सकते हैं, दे कैन ऑल्सो बी नॉन फोटोसिंथेटिक, मतलब व्हेन द सनलाइट इज नॉट अवेलेबल फॉर देम, उस टाइम पे ये हेटेरोट्रोफ्स की तरह बिहेव करेंगे। यानी ये बाय नेचर तो होते ऑटोट्रॉफ्स ही हैं, पर देखो अगर सनलाइट इनके लिए अवेलेबल नहीं होगा तो उस केस में इनको एज अ हेटेरोट्रॉफ काम चलाना पड़ेगा। क्लियर, बाय प्रेडेटिंग ऑब्वियसली ऑन द स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, यानी दे मोस्टली फीड ऑन द स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स। Interestingly, the pigments of the euglenoids are identical to those present in the higher plants. यहाँ पे जो हमको pigments मिलेंगे, यानी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, है ना, हमको क्लोरोफिल जैसे पिगमेंट्स यहाँ पे मिलते हैं। सो इनके पिगमेंट्स कैसे होते हैं, आइट्स में हमको हायर प्लांट्स में मिलते हैं, वही सेम हमको पिगमेंट्स यहाँ भी देखने को मिलते हैं। तो इनका एग्जाम्पल देख लो, यूग्लेना इज द कॉमन एग्जाम्पल। क्लियर, येस और नो, सबको समझ में आ गया ये यूग्लेना है हम लोगों का भैया। डायग्राम देख लिया करो, कई कबार डायग्राम के नीचे इंपॉर्टेंट चीज़ें दी होती हैं और इन्हीं इंपॉर्टेंट चीज़ों पे क्वेश्चन पूरा का पूरा फॉर्म हो जाता है, राइट। चलो चलिए नोट्स बनाते हैं। तो यूग्लेना बच्चे फ्रेश वाटर मिलेंगे हमको ज़्यादातर, यहाँ क्या मिलेंगे, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, राइट। इसके अलावा यूग्लेना के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास में दो फ्लैजिला होंगे, दे ऑल्सो हैव टू फ्लैजिला, एक छोटा होगा, अ शॉर्ट एंड अ लॉन्ग वन। देन यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे नो सेल वॉल इज हियर, बट इंस्टेड उसके पास क्या होता है, पेलिकल, दैट इज अ प्रोटीन रिच लेयर, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, दे आर फ्लेक्सिबल। अपार्ट फ्रॉम दिस
यूग्लेनॉइड्स आपके फोटोसिंथेटिक होते हैं बट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में ही ये फोटोसिंथेटिक होते हैं और एब्सेंस ऑफ सनलाइट में ये कैसे बिहेव करते हैं? एज हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, ये हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं। एग्जाम्पल इसका मेनली क्या हो गया? यूग्लेना। ठीक है बच्चे, क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं और बात करते हैं हमारे यूग्लेना के बाद स्लाइम मोल्ड्स। चलिए आ जाइए, एनसीईआरटी देखते हैं। ओके, स्लाइम मोल्ड्स की जब हम बात करते हैं, दे आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। कैसे होते हैं ये? सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है ना? ये कैसे हैं? सैप्रोफिटिक हैं। अभी तक हम जितने ऑर्गेनिजम्स देख रहे थे मोस्टली हमको फोटोसिंथेटिक मिल रहे थे। यूग्लेना के अंदर हमने देखा कि फोटोसिंथेटिक के साथ साथ हेटेरोट्रॉप्स हो सकते हैं, but slime molds are completely saprotrophic. They feed on the dead and decaying matter, yani they feed on detritus. The body moves along the decaying twigs and leaves, engulfing the organic material. तो ये मूव ही आपके डेड और डिकेइंग मटेरियल पे करते हैं, उन्हीं के ऊपर फीड करते हैं और वहाँ से क्या करते हैं? आपके न्यूट्रिशन को डिराइव करते रहते हैं अंडर सूटेबल कंडीशंस। और अगर कंडीशंस कैसी होती है बच्चे? एकदम सूटेबल कंडीशंस होती है, दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। सूटेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं, मतलब जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी तब ये एक एग्रीगेट स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, प्लाज्मोडियम, ये वाला स्ट्रक्चर ऐसा। ठीक है, which may grow and spread over several feet। बेटा ये जो प्लाज्मोडियम एग्रीगेट है, ये वाला प्लाज्मोडियम और आपका प्रोटोजोआ का प्लाज्मोडियम, इनमें कंफ्यूजन मत रखना। दिस इज एन एग्रीगेट स्ट्रक्चर जिसको प्लाज्मोडियम कहा गया है, और वो आपका एग्जाम्पल होता है प्रोटोजोआ का प्लाज्मोडियम। ठीक है, विच इज अ स्पोरोजोअन ऑब्वियसली। तो दिस एग्रीगेट स्ट्रक्चर इज योर प्लाज्मोडियम। I hope you don't get confused between the two, right? Next, which may grow to several feet, कई फीट ऊंचा चला जाता है। During unfavorable, अब देखो unfavorable conditions में ये fruiting bodies बनाते हैं, bearing spores at their tips, जहाँ पे इनके पास spores फॉर्म हो जाते हैं। Now these spores possess true walls, इनके पास true walls हैं। true walls यानी कि tough walls, tough protective walls होंगे जो इनको protection देने वाली है। and they are extremely resistant, बहुत ज़्यादा resistant होते हैं, ये survive कर लेते हैं for many years, कई सालों तक ये easily survive कर लेते हैं even under the adverse conditions। तो यानी ये जो spores होते हैं इनको हर तरह के एडवर्स कंडीशंस में सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स, एयर करंट्स के थ्रू ये डिस्पर्स हो जाते हैं। चलिए चलो इसके नोट्स बना लो भाई जल्दी से, इसमें कुछ भी नहीं है। स्लाइम मोल्ड्स इज वेरी सिंपल। सबसे पहले तो बेटा देखो ये कैसे होते हैं, हमारे सैप्रोफिटिक होते हैं और यहाँ पे एग्रीगेट्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, दे फॉर्म द एग्रीगेट्स हियर। ठीक है, ये कैसे हैं? सैप्रोफिटिक। राइट, ये कैसे होते हैं स्टूडेंट? सैप्रोफिटिक हो। आई गेस कुछ इशू आ गया था, सो just wait, let me connect to the ठीक है।
ओके, तो जो स्टूडेंट्स हमारी सैप्रोफिटिक यहाँ पे ये ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं, यानी ये डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे स्लाइम मोल्ड्स के अंदर, ये ऑर्गेनिजम्स आपके एक एग्रीगेट फॉर्म कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम का एग्रीगेट कई कई फीट तक स्प्रेड हो जाता है, स्प्रेड अप टू सेवरल फीट, है ना, कई कई फीट तक ये स्प्रेड हो जाता है। इसके अलावा प्लाज्मोडियम के अंदर यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दिस प्लाज्मोडियम इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रोटोजोआ। ये आपको ध्यान रखना है, ये प्लाज्मोडियम और वो डिफरेंट है। ये एग्रीगेट ऊपर से कब फॉर्म होता है, जब कंडीशंस आर फेवरेबल, ये फेवरेबल कंडीशंस में फॉर्म होता है, और अनफेवरेबल कंडीशंस में क्या होगा, स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, स्पोर्स की, किसकी, स्पोर्स की, which are surrounded by true walls, जो इनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं हर तरह के एनवायरनमेंट में। स्पोर्स जो होते हैं इनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं हर तरह के एनवायरनमेंट में, और साथ में स्टूडेंट्स ये इनको बेसिकली क्या देते हैं, कई कई सालों तक प्रोटेक्शन देते हैं, ईयर्स तक ये प्रोटेक्टेड रहते हैं, अनडिस्टर्ब्ड रहते हैं, सो प्रोटेक्टेड फॉर सेवरल ईयर्स। और जब जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आएंगे दे स्प्रेड विद द हेल्प ऑफ द एयर करेंट्स, ठीक है। दे स्प्रेड थ्रू एयर करेंट्स, जब फेवरेबल कंडीशन स्विच हो जाएंगी, ठीक है। एंड साथ में यहाँ पे आपका एग्जाम्पल स्लाइम मोल्ड्स का, द प्लाज्मोडियम एग्रीगेट, ओके, द प्लाज्मोडियम एग्रीगेट विच इज फॉर्म्ड। चलो अब आ जाते हैं लास्ट हमारा प्रोटोजोआ। लेट्स कम टू द प्रोटोजोआ। प्रोटोजोन्स हैव बीन डिवाइडेड, लाइक यहाँ पे फर्दर हमको क्लासिफिकेशन मिलेगी, और ये है ऑन द बेसिस ऑफ लाइक वहाँ पे क्या स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे हैं फॉर लोकोमोशन, ठीक है। और एक और रहता है ऑन द बेसिस ऑफ कि वहाँ पे मोड ऑफ आपका रिप्रोडक्शन कैसा है, उनको स्पोरोजोन्स कहते हैं। चलिए फटाफट से देखते हैं। तो मुझे लगता नहीं वैसे आज की क्लास में हम लोग फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स तो नहीं कर पाएंगे, पर कोई बात नहीं, वी कैन लीव इट फॉर द नेक्स्ट क्लास, ओके, कोई इशू नहीं है, अगली क्लास में कर लेंगे, जनरल कैरेक्टर्स भी कर लेंगे और साथ में आपका क्लासिफिकेशन एक साथ निपटा देंगे, ठीक है। चलिए प्रोटोजोआ, दीज आर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, भाई ये भी अपना खाना खुद नहीं बना सकते, एंड लिव एज प्रीडेटर्स, किसकी तरह रहते हैं बच्चे, ये प्रीडेटर्स की तरह रहते हैं, दे लिव लाइक प्रीडेटर्स, और इवन पैरासाइट्स, ये आपके पैरासाइट्स की तरह भी रहते हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स हैं, प्रेडेटर्स की तरह भी रहते हैं, पैरासाइट्स की तरह भी रहते हैं, दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, ये हमारे जो एनिमल्स हैं उनके प्रिमिटिव रिलेटिव्स है, पुराने रिलेटिव्स हैं ये एनिमल्स के, पुराने रिश्तेदार हैं ये जानवरों के, ओके। नाउ अमीबॉइड प्रोटोजोन्स की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स सबसे पहले, दीज लिव इन द फ्रेश वाटर, ये हमारे फ्रेश वाटर में मिलेंगे हमको, सी वाटर में मिलेंगे और मॉइस्ट सॉइल में भी मिल जाते हैं। दे मूव एंड कैप्चर, ये मूव करते हैं स्टूडेंट्स, कैप्चर करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, कैसे, दे प्रे बाय पुटिंग आउट दी स्यूडोपोडिया, मैंने बताया था अमीबॉइड जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास में एक
स्यूडोपोडिया होता है, यानी कि फॉल्स फीट होता है, ये फॉल्स फीट होता है जिसकी मदद से ये मूव करते हैं, जैसे कि अमीबा के अंदर। एंड इनके पास में दे हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। एंटामीबा जैसे आपका हो गया, इट इज अ पैरासाइट। एंटामीबा हिस्टोलिटिका, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग अमीबिएसिस डिसेंट्री, ठीक है, अमीबिएसिस। नेक्स्ट आ गया फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स। मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर ईदर फ्री लिविंग, यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स या तो फ्री लिविंग हो सकते हैं या पैरासिटिक भी हो सकते हैं। और इनके पास में क्या होता है, फ्लैजिला होता है। पैरासिटिक फॉर्म कॉजेज डिजीजेस जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज्ड बाय द ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी, ओके, ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी। नेक्स्ट है सीलिएटेड बेटा। सीलिएटेड में एक्वाटिक भी हो सकते हैं एंड इनके पास थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होते हैं। इनके पास एक कैविटी होती है जिसको बोलते हैं गलेट। दे हैव अ कैविटी व्हिच इज नोन एज गलेट, जो आपके मुंह जैसे माउथ ओपन होता है उसके अंदर जाती है गलेट। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी नोट्स में आपको, आप बस एनसीईआरटी रीड कर लो पहले यहाँ पे। That opens to the outside of the cell surface. The coordinated movement of the rows of cilia causes the water laden with food to be steered into the gullet. तो सीलिया की मदद से अंदर गलेट में ये फूड चला जाता है। एग्जाम्पल पैरामीशियम। स्पोरोजोअन्स बेटा, इसमें आपके डाइवर्सिफाइड फॉर्म्स है। इन्फेक्शन स्टेज होती है इनके अंदर स्पोर लाइक, और उस इन्फेक्शियस स्टेज को हम क्या कहते हैं, ट्रोफोजोइड स्टेज। हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होती है। प्लाज्मोडियम की अगर हम बात करें जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मलेरिया इन ह्यूमंस। हम जानते ही हैं अभी बारिश का सीजन आ गया कि मलेरियल ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं एंड क्या क्या बीमारियां कॉज कर देते हैं कि नहीं। चलो आ जाओ बेटा, ये बहुत सिंपल था। अभी देखो मैं सब कुछ आपको यहाँ फटाफट से इस स्लाइड पे नोट्स के थ्रू एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटोजोअन्स, ठीक है, जल्दी से यहाँ देख लो क्या है। सबसे पहली चीज हमने देखी, ये सभी के सभी कैसे होने वाले हैं, सैप्रोफिटिक होने वाले हैं। दे ऑल विल बी सैप्रोफिटिक, सारे क्या होंगे, सैप्रोफिटिक होंगे। या वी कैन राइट हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है, ये है हेटेरोट्रॉफिक। इसमें हमारे पास में ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं और सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, यानी दे कैन ऑल्सो बी फाउंड एज प्रेडेटर्स, ओके, प्रेडेटर्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे जितने ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर मोस्टली पैथोजेनिक। कैसे होते हैं, मोस्टली पैथोजेनिक होते हैं, डिजीज कॉजिंग होंगे हमको ज़्यादातर यहाँ ऑर्गेनिजम्स जो मिलेंगे। और इनको हम बोलते हैं दीज आर द प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। और ये वही ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हमारे किसने ढूंढा था, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। फर्स्ट लिविंग सेल्स टू बी डिस्कवर्ड बाय क्लियर हो गई ये बात, यस और नो। अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन पे। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट कैटेगरीज, द क्लासिफिकेशन। बेसिकली वो क्लासिफिकेशन भी नहीं है, बस कैटेगराइजेशन है, ठीक है। तो 4 कैटेगरीज होती हैं बेटा इसकी। व्हाट आर द 4 कैटेगरीज? द वेरी फर्स्ट इज योर amoeboid. Next we have
ciliated. Next we have flagellated, and lastly we have sporozoans. Okay. आ जाइए अब फटाफट से फीचर्स देखते हैं. अमीबॉइड मैंने बताया, इनका कोई शेप नहीं होता, जिनका कोई शेप नहीं होता अमीबॉइड शेप बोलते हैं उसको. एंड इनके पास में एक अलग से ये स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं स्यूडोपोडिया. दिस इज़ द फॉल्स फीट. ठीक है, क्या है इनके पास? स्यूडोपोडिया है. दिस इज़ द फॉल्स फीट. इसकी मदद से ये खाने को एनगल्फ भी करते हैं और साथ में क्या करते हैं, लोकोमोशन के लिए भी यही है. ठीक है, तो दिस हेल्प्स इन द engulfing of food as well as in the locomotion. लिखूं? चलो लिख देते हैं ये भी. So it helps in the locomotion and engulfing food. ठीक है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ये अमीबॉइड होते हैं हमारे, ये ज़्यादातर हमारे कैसे होने वाले हैं? दे विल बी पैरासिटिक. हमको ये पैरासिटिक फॉर्म में मिलते हैं. ठीक है. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट कि यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा क्या हो गया? अमीबा. एंड समटाइम्स दे कैन इवन बी पैथोजेनिक, डिजीज कॉजिंग भी हो सकते हैं. तो डिजीज कॉजिंग कौन सा होता है यहाँ? डिजीज कॉजिंग कौन सा होता है? एग्जाम्पल इज एंटामीबा. क्या? एंटामीबा. क्या कॉज करता है? ये भी लिख लो, अमीबिक डिसेंट्री. दिस कॉजेज अमीबिक डिसेंट्री. ये आपको क्लास 12th में पढ़ाया जाएगा. क्लियर हो गई ये बात? चलिए अब सीलिएटेड पे आते हैं बेटा. सीलिएटेड का एग्जाम्पल हो गया पैरामीशियम. यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं? थाउजेंड्स ऑफ सीलिया. भर भर के सीलिया होगा हमारे पास. ये इस तरह से हमारे पास पैरामीशियम रहता है. ठीक है, इसके पास बहुत सारे सीलिया 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 होने वाले हैं. छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये भी अगेन मूवमेंट में हेल्प करेंगे. बेटा यहाँ पे क्या होता है ना, दिस हैज़ अ माउथ हेयर. ये क्या है? माउथ है यहाँ पे. और ये माउथ लेके जाता है इनटू दिस. ये इस तरह का अंदर की तरफ ये स्पेस होती है माउथ से अंदर की तरफ. इसको बोलते हैं हम गलेट. ये क्या है हमारे पास में? गलेट. तो ये सीलिया ही फूड को, जैसे ये मान लो ये फूड पार्टिकल है, ठीक है, इसको अंदर ले जाने के लिए ये सीलिया ही पुश करते हैं और अंदर इस गलेट के अंदर फूड को लेके जाते हैं जहाँ पे फर्दर इसका एसिमिलेशन एंड एब्जॉर्प्शन होगा. क्लियर हो गया? चलिए अब आ जाते हैं फ्लैजेलेटेड पे. तो फ्लैजेलेटेड का एग्जाम्पल क्या है? ट्रिपैनोसोमा. अगेन ये भी डिजीज कॉजिंग मिलते हैं हमें. ट्रिपैनोसोमा क्या कॉज करता है? इट कॉजेज स्लीपिंग सिकनेस. ठीक है, ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज कर देता है भैया. फ्लैजेलेटेड के पास ऑब्वियसली फ्लैजिला होगा मूवमेंट के लिए, है ना. दे हैव अ फ्लैजिला फॉर मूवमेंट और लोकोमोशन वी कैन से. चलो नेक्स्ट आगे स्पोरोजोअन्स. स्पोरोजोअन्स के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं. स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड. इनके अंदर एक इन्फेक्टिव स्टेज आती है. इन्फेक्टिव स्टेज होती है, डिजीज कॉज करते हैं. ये इन्फेक्टिव स्टेज स्पोर लाइक होती है, स्पोर ही होगा वो एक्चुअल में. इसका एग्जाम्पल है हमारे पास में प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है? इट कॉजेज मलेरिया. मलेरिया हुआ. falciparum, plasmodium falciparum causes malaria, and there is this plasmodium आपका अलग अलग स्पीशीज होती हैं प्लाज्मोडियम की. वी हैव प्लाज्मोडियम falciparum, वी हैव प्लाज्मोडियम ओवेल. देन आपके पास, मैं छोड़ो मैं भूल गई मैं कुछ बता रही थी और मेरे दिमाग से निकल गया.
लीव इट, ठीक है। प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है बेटा? मलेरिया। ये प्लाज्मोडियम आपका स्पोरोजोअन है विच कॉजेज मलेरिया। एंड जो प्लाज्मोडियम हमने स्लाइम मोल्ड में पढ़ा था, दैट वाज नॉट एन ऑर्गेनिज्म बट दैट वाज अ स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ स्लाइम मोल्ड। ओके, तो देयर इज अ डिफरेंस। और स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और चीज मेरे को आपको बतानी थी। हाँ, प्लाज्मोडियम की जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है इसको हम बोलते हैं ट्रोफोजोइड स्टेज। क्या बोलते हैं? ट्रोफोजोइड स्टेज, दैट इज द इन्फेक्टिव स्टेज इन द प्लाज्मोडियम। क्लियर? चलो हो गया, प्रोटोजोअन्स डन। ऑल राइट, सो यहाँ पे हो जाता है हमारा आज का टॉपिक एंड। और आज हम कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई नहीं कर पाए, अफसोस है मुझे इस बात का, पर इतना भी अफसोस नहीं है क्योंकि हम अगली क्लास में कर लेंगे। उसमें मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए थे, बट कोई बात नहीं, हम कल की नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। एक्चुअली आज रीकैप में बहुत टाइम लग गया, तो नेक्स्ट टाइम बेटा मैं रीकैप ना सिर्फ खड़े खड़े बोल दूंगी, 2-4 चीज़ लिख के। पूरा रीकैप करते हैं ना तो फिर आधा घंटा उसी में चला जाता है, लेक्चर में टाइम नहीं मिलता, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोजोआ? इनमें से कौन सा प्रोटोजोआ का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर होता है जी, ये तो होता है। यूकैरियोटिक होता है, मल्टीसेलुलर नहीं होता। तो हेंस सी इज द आंसर। मिल गया हमको आंसर, ठीक है। मल्टीसेलुलर तो होता ही नहीं भैया, तो सी इज द आंसर। नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक हमको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी मेथड ऑफ लोकोमोशन इन प्रोटोजोआ बिलोंगिंग टू द क्लास पैरामीशियम? तो पैरामीशियम से प्राइमरी मेथड क्या होता है लोकोमोशन का इन प्रोटोजोआ विच बिलोंग टू द क्लास पैरामीशियम? प्राइमरी मेथड ऑफ लोकोमोशन बच्चे, फ्लैजेला, सीलिया, स्यूडोपोडिया, नन ऑफ द अबव। बताइए, प्राइमरी मेथड ऑफ लोकोमोशन कैसे प्रोटोजोआ में मूव करता है पैरामीशियम? बताइए, पैरामीशियम में फ्लैजेला, नो, सीलिया, यस, स्यूडोपोडिया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। बी इज करेक्ट। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next and the last question we have, which protozoan parasite is responsible for sleeping sickness? Sleeping sickness के लिए कौन सा प्रोटोजोन पैरासाइट रिस्पॉन्सिबल है जी? हाँ जी, इज इट प्लाज्मोडियम? नो, नो, एंटामीबा से अमीबिएसिस होता है, इट्स ट्रिपैनोसोमा। अब भी मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। सो इट इज ऑप्शन नंबर सी, ट्रिपैनोसोमा ब्रुसाई। क्लियर हो गया? ऑलराइट, सो आई जस्ट होप कि आपको आज की क्लास में मज़ा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following protists are known for their ability to perform photosynthesis? photosynthesis इसमें से कौन करता है? अमीबा नहीं करता, सैप्रोफिटिक है, पैरामीशियम नहीं करता, प्लाज्मोडियम भी नहीं करता, इट इज यूग्लेना, ठीक है। यूग्लेना कैन परफॉर्म द photosynthesis in the presence of sunlight, so this is correct. All right students, okay, this was the last question, so have fun, okay, और पढ़ के आना अगली क्लास में।